बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये थर्ड स्टेज होती है इन द एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल एकदम पुराने समय में सबसे पहले सोल ट्रेड एग्जिस्टेंस में आया था, और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूप हैं, फॉर्म हैं, वो चेंज हुए, तो इसके बाद सोल ट्रेड के बाद पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया, और उसके बाद माना जाता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद और भी आए। शेयर होल्डर एक कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर्स माना जाता है। कंपनी का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इंडिया में, किसी अन्य देश में भी इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड बॉडी अंडर सम कंपनीज एक्ट ऑफ दैट कंट्री होगा। तो यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट इन वर्ड्स को जान करके किया है, क्योंकि कभी जब आप सोचेंगे कि कंपनी जैसी बाकी फीचर तो पार्टनरशिप में भी हो सकती हैं। पार्टनरशिप भी कई लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर के प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं, और कंपनी भी कई लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर के प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो कभी महसूस होगा कि तब पार्टनरशिप और कंपनी में अंतर क्या है। इनमें अंतर ये है कि ऐसा कोई भी ग्रुप, जैसे पार्टनरशिप है, कम से कम 2 मेंबर हों, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हों, लेकिन इसी बीच में इसी मेंबरशिप के उसमें हमें कंपनी में भी दिख सकता है कोई, क्योंकि पब्लिक कंपनी में भी मिनिमम 7 रहते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2 रहते हैं, प्राइवेट में मैक्सिमम 200 रहते हैं, और पब्लिक में अनलिमिटेड रहते हैं। तो अब आप गौर करेंगे तो देखो, इसकी जो बीच की लिमिट है वो इसकी बीच की लिमिट से मेल खाती है। तो अंतर यही होता है, जो सबसे मेजर और खास बात किसी संस्था को कंपनी बनाती है वो यही होती है कि कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तभी उसको कंपनी माना जाता है। बाकी ये कॉमन डेफिनेशन है इसकी, इसको आप सिंपली पढ़ सकते हैं। खास बात यही है कि कंपनी ऐसा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कुछ लोग मिलकर के प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलाएं और वो उसका रजिस्ट्रेशन कराएं कंपनीज एक्ट के तहत, तब उसको कंपनी बोला जाता है। ये सामान्य फीचर्स हैं एक कंपनी की। कॉमन फीचर्स हैं एक कंपनी की। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, इसका मतलब होता है कि कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन होता है उसका, एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी का उस कंपनी के मेंबर्स से जो लीगल एग्जिस्टेंस होता है वो एकदम अलग होता है। कानून की नज़र में कंपनी अलग होती है और जो उसके मेंबर होते हैं वो अलग इकाई होते हैं। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो मेंबर्स के पर्सनल जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर कोई अंतर नहीं आता है। ठीक वैसे ही मेंबर्स के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई अंतर नहीं आता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, यानी कि शेयर होल्डर्स, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और इनकी लायबिलिटी की लिमिट होती है या तो इनके द्वारा खरीदे गए शेयर की कीमत, यानी कि प्राइस, जितने का इन्होंने शेयर खरीदा है, जितने रुपए का शेयर इसने परचेज किया, ज्यादा से ज्यादा इसकी उतनी लायबिलिटी है। उससे बड़ा कोई भी लॉस होगा तो ये बिल्कुल भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। या अगर कोई कंपनी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो मेंबर के द्वारा दी गई जो गारंटी है वहां तक इसकी लिमिट होगी केवल। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी का जो उत्तराधिकार होता है वो हमेशा होता है, परपेचुअल होता है। अगर कंपनी के किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस शेयर होल्डर के जो वारिस होते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। अगर उनकी भी डेथ हो जाएगी तो जो उनके शेयर होल्डर होंगे वो वारिस बन जाएंगे। मतलब ये परपेचुअल सक्सेशन चलता रहता है। कॉमन सील, कंपनी क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन कंपनी को कानून की नज़र में एक पर्सन की तरह माना जाता है, तो इसलिए एक पर्सन की तरह उसको कुछ ऐसा पावर होना चाहिए जिससे वो साइन कर सके, लेकिन क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो साइन नहीं कर सकती है, तो इसलिए कॉमन सील का प्रोविजन होता है। कॉमन सील इसकी एक सील होती है जो सारे पेपर्स में लगाई जाती है। उस सील के पेपर पे लगे होने के बाद ही वो पेपर ऑथेंटिक माना जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। अब ये जो फीचर है ये केवल हमको पब्लिक कंपनी में मिलती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं।
लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं उनके शेयर आसानी से ट्रांसफरेबल होते हैं। एक इसका मतलब ये है आसानी से ट्रांसफर होने का यहाँ पे कि एक शेयर होल्डर अपने शेयर किसी भी तीसरे आदमी को बेच सकता है, ना तो इसके लिए उसे कंपनी से अनुमति लेने की जरूरत है और ना किसी अन्य शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में यह संभव नहीं होता है। मे स्यू और बी स्यूड, इसका मतलब है कि क्योंकि कंपनी कानून की नजर में एक पर्सन की तरह होती है तो कंपनी भी किसी को स्यू कर सकती है, यानी कि किसी पे कोर्ट में केस दायर कर सकती है, वाद दायर कर सकती है, केस चला सकती है, और ठीक वैसे ही कंपनी पे भी कोई पर्सन केस दायर कर सकता है। इसके बाद है काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के कई प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर टाइप है उनका केवल हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर की लायबिलिटी के बेस पे कंपनी के टाइप हो सकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ऐसी कंपनी जो शेयर्स के द्वारा लिमिटेड हो। इसका मतलब होता है कि जितने रुपए का कोई शेयर खरीदेगा वो इतने तक दायी होगा। जैसे मान लो मैं रिलायंस लिमिटेड के 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लेता हूं और 1 लाख रुपए मैंने पे भी कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी अगर रिलायंस लिमिटेड को कल को कुछ मिसहैपनिंग को कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, मुझसे कोई रुपए नहीं मांग सकता है, क्योंकि मैं जो 1 लाख रुपए के शेयर खरीद चुका हूं मैं वो ऑलरेडी पे कर चुका हूं। बस अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो शेयर होल्डर जितने की गारंटी देते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी तय करते हैं कि मैं इतने रुपए तक का लॉस बियर कर लूंगा, उस गारंटी तक सीमित रहती है लायबिलिटी। और तीसरी होती है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज ऐसी कंपनी होती हैं जिनमें जो मेंबर होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं रहती है लायबिलिटी की। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो कंपनी है उसके कर्जे पे किए जा सकते हैं। हालांकि इंडिया में इस तरह की कंपनी अस्तित्व में नहीं है, देखने में नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में इन पे कोई प्रतिबंध है। कंपनीज एक्ट में इनको परमिट किया गया है, अलाउ किया गया है, लेकिन ये हमारे यहाँ अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। अब बात आती है कि एक कंपनी के कितने सदस्य हैं। सदस्य कहते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही इसके ओनर होते हैं और वही इसके मेंबर भी कहलाते हैं। जब इनकी संख्या के आधार पर देखते हैं तो एक कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है, एक्ट में जैसे डिफाइन किया गया है कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। दूसरी बात, पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो सब्सिडरी नहीं होगी किसी प्राइवेट कंपनी की, तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कह सकते हैं। ये एक्ट में डिफाइन किया गया है। ऐसे आम भाषा में अगर बताऊं तो पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उसके शेयर्स को आम पब्लिक खरीद सकती है, किसी के शेयर खरीदने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार रिस्ट्रिक्ट करती हो राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उन पे ये प्रतिबंध होता है कि वो अपने शेयर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। हालांकि क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया प्रोविजन आ चुका है और उस प्रोविजन में ये प्रावधान है कि 1% कंपनी भी हो सकती है, तो इसको अगर छोड़ दें, यहाँ पे फॉर मोर क्लैरिफिकेशन में एक बार कह दूं कि जो 1% कंपनी होती है ये भी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। लेकिन इन जनरल जो बाकी कंपनीज होती हैं जो 1% से, क्योंकि 1% में कुछ और खासियत होती है, स्पेसिफिकेशन होते हैं, इसलिए उसको आम जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनसे अलग रखा जाता है। तो मिनिमम 2 मेंबर हम बोलेंगे और मैक्सिमम मेंबर इसके ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के। इसके बाद 1% कंपनी। 1% कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें केवल एक नेचुरल पर्सन, इसका मेंबर का हो या ओनर का हो या शेयर होल्डर का हो होता है। उसकी कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, एंड रेजिडेंट इन इंडिया, और भारत में निवासी होना चाहिए। वही 1% कंपनी यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। कोई भी ओपीसी 1% कंपनी सभी नॉर्मल बिजनेस कर सकती है, लेकिन वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं चला सकती है।
इसके अलावा इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा कंडीशन है कि इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स, जो सेल्स से पैसा मिलता है, चाहे गुड्स सेल करने से चाहे सर्विसेज रेंडर करने से, वो 3 ईयर्स, पिछले जो 3 साल हैं उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। जब आमतौर पे कंपनी की बात की जाती है तो ये नेचुरल है कि इसका मतलब होता है कि हम एक पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। तो जब भी आम कंपनी के बारे में बात की जाती है इन जनरल डिस्कशन में, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने की वजह से उनको आम पब्लिक उनको खरीद सकती है और जब चाहे उनको बेच भी सकती है। उनके खरीदने बेचने पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि इस कंपनी में, पब्लिक कंपनी में बहुत सारे लोग मिलकर के कैपिटल लगाते हैं। इसलिए इसकी कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला जाता है। इसकी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड रहती है, इसलिए इसकी कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला जाता है। और ऐसी कंपनीज के लिए एक नाम और यूज किया जाता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इनको बोला जाता है। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये जो शेयर कैपिटल है ये भी कई तरीके की हो सकती है। इसमें जो मेजर टाइप्स हैं उनमें आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, और रजिस्टर्ड कैपिटल के अलावा इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोल दिया जाता है। नॉमिनल कैपिटल यह वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनाती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम बोलते हैं हिंदी में। पार्षद सीमा नियम के एक जो कैपिटल क्लॉज होता है काफी महत्वपूर्ण, उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी इस बात का वर्णन करती है कि उनकी कितनी कैपिटल रहेगी। जितनी कैपिटल से इनको अलाउ होता है वो इस वाक्य में, इस कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है, और उसी कैपिटल को हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस यह होता है कि कोई कंपनी अपने लाइफ टाइम में ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती है। जैसे किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल अगर मान लो 100 करोड़ है, तो वो 100 करोड़ से ज्यादा अपने लाइफ टाइम में शेयर इशू नहीं कर सकती है। ये अलग बात है कि शुरू में हो सकता है वो 50 करोड़ ही इशू करे, बाद में कभी 10 करोड़ इशू कर दे, और इवन जो बोनस शेयर इशू होते हैं उनको मिलाकर के भी टोटल शेयर कभी भी 100 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचने चाहिए। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितने शेयर कंपनी इशू कर देती है आम पब्लिक में, आम पब्लिक को बेच देती है, उनको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। और जो ऑथराइज्ड कैपिटल का जो हिस्सा अभी तक इशू नहीं हुआ है उसको अनइशूड कैपिटल बोल दिया जाता है। जैसे 100 करोड़ में से मान लो कंपनी ने 60 करोड़ के शेयर इशू कर दे, तो 60 करोड़ इशूड कैपिटल कही जाएगी, और जो बाकी रह गई 40 करोड़ ये अनइशूड कही जाएगी। ये जो अनइशूड कैपिटल है ये फ्यूचर में कंपनी कभी भी इसको इशू कर सकती है जरूरत पड़ने पर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो इशूड कैपिटल होती है, जैसे मान लो कंपनी ने 60 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर दिए, तो जरूरी नहीं है कि पूरे 60 करोड़ की एप्लीकेशन आ जाए, तो जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड यानी कि प्रार्थित पूंजी, जितनी पूंजी के लिए आम पब्लिक ने प्रार्थना पत्र भेजे, एप्लीकेशन भेजे, उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। इसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल जैसे जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, लोगों की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, अब उसके बाद लोगों की एप्लीकेशन के बाद हमने लोगों को अलॉट कर दिया, और अलॉट करने के बाद, अलॉट करना मतलब हमने लोगों को शेयर दे दिए। जब शेयर लोगों को दे दिए तो हम उस पर पैसा कॉल करते हैं। कई दफे कंपनी पूरा पैसा एक बार में मंगा लेती है लंप सम, और कभी कभी कंपनी ये पैसा किस्तों में मंगाती है, इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट में जब मंगाती है तो ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए के शेयर पे अभी केवल 8 मंगाए गए हों और 2 रुपए अभी नहीं मंगाए हों। तो जो 8 मंगा लिए हैं इनको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जो अभी तक नहीं मंगाए हैं इनको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। फिर इसके बाद पेड अप कैपिटल, जो 8 रुपए मंगाए हैं, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर दे दें, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कुछ 1 या 2 कॉल नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, तो उसको जो नहीं दे पाते हैं उसको कहते हैं कॉल सिनेरियो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल रखता हूँ कि मान लो 8 रुपए पर शेयर कंपनी ने मंगाए, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 1000 शेयर थे,
अब 1000 शेयर पे उसको देने थे 8 रुपए, लेकिन उस पे ये 8 रुपए जो हैं इनमें से उसने 6 रुपए तो दे दिए, 6 रुपए आज तक दे दिए, लेकिन लास्ट की जो कॉल आई थी 2 रुपए वो ये नहीं दे पाया। मतलब ये जो 8 रुपए थे इनमें से 6 दे चुका है और 2 नहीं दे पाया है। जितने ये नहीं दे पाया है इसको कहेंगे अनकॉल्ड अमाउंट या कॉल्स इन एरियर। तो ये 1000 शेयर पे ये जो 2 रुपए नहीं दे पाया है इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एक्चुअल में कंपनी ने जो कैपिटल कॉल की थी, जो मंगाई थी, उसमें से ये कैपिटल 2000 ऐसी है जो नहीं दी गई है शेयर होल्डर के द्वारा, तो इस 2000 को घटा देंगे और जो कैपिटल हमारे सामने आएगी वो पेड अप कैपिटल होगी। जैसे मान लो कंपनी ने कुल सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 50,000 शेयर इशू किए और 50,000 पे 8 रुपए के रेट से मंगाए अभी तक, तो 4 लाख मंगाए, तो जो 4 लाख है ये तो कॉल्ड अप होगी और कॉल्ड अप में से जो 2000 है जो नहीं दिया है एक पर्सन ने अपने 1000 शेयर पे, ये कॉल्स एंड एरियर का अमाउंट हम माइनस कर देंगे और बाकी जो कैपिटल बचेगी 3,98,000 इसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। एक्चुअल में ये जो पेड अप कैपिटल होती है यही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। इसके बाद है अनकॉल्ड कैपिटल। तो अनकॉल्ड जो नहीं मंगाई, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 8 रुपए मंगा लिए कॉल्ड अप और जो नहीं मंगाए अभी ये अनकॉल्ड कहलाएंगे। इसके बाद है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? रिजर्व कैपिटल इस अनकॉल्ड कैपिटल का जो अभी तक नहीं मंगाई है इसका पार्ट होती है और इसका वो पार्ट होती है जिसके बारे में कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ये रिजोल्यूशन पास कर लें कि अब ये जो 2 रुपए हैं हम इनको मंगाने वाले नहीं है क्योंकि कंपनी को फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपनी जब ऐसा प्रपोजल पास कर दे अपने यहाँ और ये तय कर ले कि इसको नहीं मंगाया जाना है तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटल रिजर्व कैपिटल बन जाती है। रिजर्व इस सेंस में बनती है क्योंकि हमें पता है कि कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है और उनकी लायबिलिटी रहती है शेयर की कीमत तक लिमिटेड। तो शेयर की कीमत तो 10 रुपए थी, 8 रुपए लोग दे चुके हैं, 2 रुपए अभी नहीं दिए और ये कंपनी ने मंगाए भी नहीं, तो कंपनी ने नहीं मंगाए। लेकिन अगर कंपनी कल को इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी का समापन होने लग जाए और उस समय फंड की जरूरत पड़े तो कंपनी इन 2 रुपयों को मंगा सकती है। तो यही जो अमाउंट है ये रिजर्व कैपिटल कहलाती है। तो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा होती है जिसको कोई कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मंगाती है, केवल कंपनी तब मंगाती है जब कंपनी के सामने ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाएं कि उसको ये मंगानी जरूरी हो जाए। नेक्स्ट है नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर। अब जो शेयर होते हैं उनके कौन कौन से क्लास हो सकते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कंपनी के ये जो शेयर हैं 2 तरीके के हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट कहा गया है कि वह शेयर होते हैं जिनको 2 तरह का प्रेफरेंस होता है, इसीलिए इनको प्रेफरेंस बोलते हैं। प्रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार, यानी कि पूर्व अधिकार, पहले अधिकार। किससे पहले? इक्विटी शेयर से पहले अधिकार होता है इनमें। क्या अधिकार होता है? 2 अधिकार होते हैं। पहला होता है डिविडेंड लेने का यानी कि लाभांश, दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो 2 पूर्वाधिकार होते हैं, इसलिए इनको हम पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। जो पहला पूर्वाधिकार है डिविडेंड का, ये राइट ये कहता है कि एक कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से वो डिविडेंड बांटती है। अब पहले जो डिविडेंड बांटा जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, उसके बाद कुछ बचेगा तब इक्विटी शेयर को मिलेगा। ठीक वैसे ही रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या रिटर्न ऑफ कैपिटल का भी प्रेफरेंस होता है इनको। ये प्रेफरेंस ये होता है कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, समाप्त होती है, कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन होता है, तो लिक्विडेशन के समय कंपनी बाहरी कर्जों को चुकाने के पश्चात अब शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल होती है उसको चुकाती है, उसको वापस करती है। तो उस केस में सबसे पहले जो शेयर कैपिटल वापस होगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं। जो इरिडीमेबल होते हैं इनको परपेचुअल भी कहा जाता है, परपेचुअल। पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक निश्चित दर से लाभांश मिलता है। जैसे अगर 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो इनको प्रॉफिट में से 10% मिल जाएगा। कुछ केस ऐसा होता है अगर मान लो कंपनी ये तय कर दे पहले ही कि
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शुरू में तो निश्चित डिविडेंड मिलेगा ही, और बाद के जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें से भी इनका कुछ हिस्सा रहेगा, तो पार्टिसिपेटिंग कहलाते हैं। अगर बाद के प्रॉफिट्स में इनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे। क्यूमुलेटिव होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, जैसा कि हमने देखा कि 10% डिविडेंड मिलेगा, लेकिन डिविडेंड की कंडीशन होती है कि प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। मान लो कोई साल ऐसा रहा कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड भी नहीं मिला। अब इस मामले में क्या हो सकता है कि अगर किसी प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ये कंडीशन है तो उनका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है अगर किसी साल नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा कि अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होते हैं तो सबसे पहले इनका जो पुराने वाला है वो दिया जाएगा, यानी कि क्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट इकट्ठा होता रहेगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर अगर इस कंडीशन में रहते हैं तो उनको क्यूमुलेटिव कहते हैं, और नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं जब ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो, जिस साल का डिविडेंड नहीं मिला उस साल का नहीं मिला, आगे जब मिलेगा तो केवल अगले का देखा जाएगा। रिडीमेबल हो सकते हैं। रिडीमेबल का मतलब होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ निश्चित समय के पश्चात, जितने समय के लिए इशू हुए थे उसके पश्चात इनकी जो राशि है, इनकी अमाउंट है, वो इनको रिटर्न हो जाएगी, तो इनको हम रिडीमेबल कहते हैं। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जिनकी अमाउंट कभी रिडीमेबल नहीं होगी, यानी कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक रहेंगे, तो इनको रिडीमेबल कहते हैं। इंडिया में केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर ही एक कंपनी के रियल शेयर होते हैं, रियल इक्विटी कैपिटल यही प्रोवाइड कराते हैं, और इन्हीं के जो होल्डर होते हैं उनको रियल ओनर बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। कंपनीज एक्ट में ऐसे परिभाषित किया गया कि वह शेयर जो प्रेफरेंस ना हो उसको इक्विटी कहेंगे। वैसे आम भाषा में बताएं तो इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण शेयर, यह वो शेयर होते हैं जो पूरा रिस्क बियर करते हैं कंपनी का। सबसे बाद में इनको प्रॉफिट होता है, मिलता है, जब बाकियों के सबके खर्चे पे हो जाते हैं, इवन प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया जाता है, लास्ट में कोई प्रॉफिट बचता है तो इनको मिलता है। अब इनको फायदा ये रहता है, नुकसान ये रहता है कि अगर प्रॉफिट बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। फायदा ये रहता है कि बाद में जो कुछ भी बचेगा वो इन्हीं के लिए होता है। यही रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर। अब बात आती है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है जब शेयर इशू होते हैं। कोई कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसकी कैपिटल उसके प्रोमोटर्स के द्वारा आम पब्लिक से मांगी जाती है। आम पब्लिक में जो लोग शेयर खरीदना चाहें वो अप्लाई करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है शेयर इशू करने का? सबसे पहले कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है आम पब्लिक को, जिसमें यह जानकारी रहती है कि हमारी कंपनी इतने शेयर इशू कर रही है, ये कीमत है, बाकी सारी टर्म एंड कंडीशन रहती है, कंपनी का जो बिजनेस प्लान है उसकी भी जानकारी रहती है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा प्रोस्पेक्टस, वो अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। जब अप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो कंपनी अब इसके बाद देखती है कि एप्लीकेशन कितनी आई है। एप्लीकेशन जब आ जाती हैं, कंपनी डिसीजन लेती है उन लोगों को शेयर अलॉट करने का जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो इसको अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं कि कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज। कंपनी को 120 दिन के अंदर, यानी कि जब कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस और अपनी डेट बताई शेयर इशू की, उस दिन से 120 दिन के अंदर, डेट ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के 120 दिन के अंदर कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन, यानी कि वो न्यूनतम संख्या, वो मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट मस्ट बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, वो कंपनी के पास आवश्यक तौर पे आ जानी चाहिए। वो कितना है उसकी अभी बात करेंगे। अगर कंपनी इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन में फेल हो जाती है प्राप्त करने में, तो कंपनी को ये पैसा वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 130 डेज ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल का वो अमाउंट है। अब पहले ये मैं बताऊं, कंपनीज एक्ट में जो कहा गया है तो वहां पे केवल इतना कहा गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आवश्यक तौर पे मिल जाना चाहिए, लेकिन वहां ये नहीं बताया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम कितने रुपए की एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जानी चाहिए। लेकिन
सेबी में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये क्लियर किया अपनी गाइडलाइंस में 2000 में कि 90% कम से कम आ जाना चाहिए। जैसे किसी कंपनी ने अगर मान लो 10 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए तो इसके पास कम से कम 9 करोड़ की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर 9 करोड़ की भी नहीं आएंगी तो ये माना जाता है कि जिस कंपनी का प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए का बन रहा था वो उसके पास अगर मान लो 7 करोड़ या 8 करोड़ रुपए आते भी हैं तो ये प्रोजेक्ट को तो चला नहीं पाएगी। अल्टीमेटली जिन लोगों का ये 7-8 करोड़ रुपया ये भी डूबने का खतरा बना रहेगा। तो सेफ्टी और शेयर होल्डर्स की सिक्योरिटी को देखते हुए यह रूल बनाया गया कि कम से कम इनके पास 9 करोड़ रुपए तो आ ही जाने चाहिए। अब इसके बारे में रूल क्या है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन 90% नहीं आता है, उससे कम आते हैं, तो कंपनी को रिफंड करना होगा एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कंपनी को मिला है। अगर इसमें कोई डिले होता है 8 दिन से ज्यादा, यानी कि 8 दिन के अंदर वापस कर देना चाहिए। अगर इससे ज्यादा डिले होता है तो जिस दिन सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होती है कंपनी को उस डिले के बाद का जो पीरियड होगा उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% के रेट से। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करते हैं शेयर इशू का, एप्लीकेशन के समय, यानी कि जब लोगों से एप्लीकेशन आती है तो उस समय कंपनी पहली एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के बैंक में पैसा आ जाता है और कंपनी इस पैसे का जो कारण है वो बताती है शेयर एप्लीकेशन से ये फंड आया है। इसमें एक कंडीशन है, कंपनीज एक्ट कहता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था एचटेट 2020 में, एचटेट 2020 में एक क्वेश्चन आया था। उसमें दरअसल पूछा था कि मैक्सिमम कितना हो सकता है एप्लीकेशन मनी। तो देखो मैक्सिमम तो पूरा मंगा सकती है कंपनी, पूरा 100% मंगा सकती है। मिनिमम की कंडीशन है, मिनिमम की कंडीशन है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि एटलीस्ट 5% होना चाहिए ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू का हो या इसको नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो कम से कम 5% एप्लीकेशन मनी जरूर मंगाया जाना चाहिए। हालांकि सेबी के जो गाइडलाइंस हैं वो इस बारे में कहते हैं कि कम से कम 25% जरूर आ जाना चाहिए मिनिमम एप्लीकेशन। देखने में किसी को ऐसा लग सकता है कि सेबी ने क्या कंपनीज एक्ट का वायोलेशन किया, नहीं वायोलेशन नहीं किया, इसको और मजबूत कर दिया। कंपनीज एक्ट ने 5% कहा है, सेबी ने कहा कम से कम 25% आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी एप्लीकेशन पे कम से कम 25% जब मंगाएगी तो वो कंपनीज एक्ट का भी पालन कर रही है, क्योंकि 5% से ज्यादा भी है ये 25%, और वो सेबी का भी पालन कर रही है क्योंकि वो 25% से भी ज्यादा मंगा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जब कंपनी ये एप्लीकेशन आने के बाद तय कर लेती है कि हमें किन लोगों को शेयर दे देने हैं तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय पे ये एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की। अब ये एप्लीकेशन मनी जो टेम्परेरी हमने खोला था एक अकाउंट, इसको बंद कर दिया जाता है और ये पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाता है। इन दोनों एंट्रीज का फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ा, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली कंपनी के बैंक में पैसा आ गया और उधर कंपनी के ऊपर कैपिटल हो गई। आपको याद होगा इसी तरह की एंट्री सोल्ड ट्रेड में भी होती है। पैसा मिल जाता है, संस्था के पास पैसा आ जाता है, बैंक या कैश बढ़ जाता है, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ जाती है। इसके बाद कभी कभी कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जब रिफंड करना पड़ जाता है ये पैसा, यानी कि अगर हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, पैसा अगर वापस करना पड़ जाए तो एंट्री होती है जो एप्लीकेशन आया था हमारे पास उसको शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये रिटर्न जब हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं तो पैसा रिफंड करने की एंट्री है। नेक्स्ट है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस। कभी कभी ऐसा होता है कि इस केस को भी आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती हैं जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करती है, जो पैसा एप्लीकेशन पे एक्सेस आता है उस एक्सेस मनी को, एप्लीकेशन पे जो एक्सेस पैसा आया उस एप्लीकेशन मनी को शेयर अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर सकती है यूज के लिए, कॉल्स एंड एडवांस पे ट्रांसफर कर सकती है। इसको ऐसे समझें जैसे मान लो मैंने कंपनी से 100 शेयर मांगे, कंपनी के पास बहुत सारे लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया तो कंपनी ने सबको कहा कि भाई हम पूरा नहीं दे सकते, हम कुछ कम देंगे सबको।
तो मैं अब एक शेयर होल्डर के लिहाज से बता रहा हूं, इसको और आसान करने के लिए। मान लो मैंने कंपनी से मांगे थे 100 शेयर, कंपनी ने कहा कि भाई 100 नहीं दे पाएंगे हम सबको कम दे रहे हैं, तो आपको भी हम कम दे रहे हैं, इसलिए हम आपको केवल 10 शेयर दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कंपनी को 100 शेयर पे 5 रुपए के रेट से एप्लीकेशन मनी यानी कि 500 रुपए भेजा था। तो कंपनी क्या करेगी, इस 500 रुपए को कैसे यूटिलाइज करेगी? कंपनी ने मेरे रिजेक्ट तो किए नहीं, अगर रिजेक्ट करती कंपनी तब तो सीधे सीधे वापस कर देती मेरा पैसा सारा। जब रिजेक्ट नहीं किए कंपनी ने तो मुझे 10 शेयर दे दिए। तो कंपनी क्या कहेगी कि आपको 10 शेयर मिल गए हैं, आपका 10 शेयर का पैसा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं हम एप्लीकेशन के समय पे। तो एप्लीकेशन के समय पे 10 शेयर का 50 रुपए केवल बनेगा। तो ये तो मेरा शेयर एप्लीकेशन मनी चला गया कैपिटल में, जहां पे हमने एंट्री की थी एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल, तो ये तो कैपिटल में चला गया। इसके बाद मेरे बच गए 50 रुपए के बाद 450 रुपए। मैं कहूंगा इनका हिसाब कहाँ गया जी? तो वो कहेंगे कि आपको अलॉटमेंट पे भी कुछ पैसा देना था, तो अलॉटमेंट पे मान लो 2 रुपया देना था, तो बाकी 10 रुपए 10 शेयर पे 2 रुपए के रेट से ये 20 रुपए मेरे इस 450 में से 20 रुपए अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे। ये कह करके कि देखो आपका एप्लीकेशन मनी जो 450 एडवांस आया था हमारे पास, उसमें से 20 रुपए हमने आपके अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दिए, जब आपसे अलॉटमेंट मांगे तो मत देना। तो ये एडवांस अलॉटमेंट हो जाएगी मेरी, और कंपनी के पास एडवांस पहुंच गई। फिर मान लो शेयर्स का जो कॉल्स है उन पे भी कुछ पैसा देना था, तो जो कॉल्स का पैसा है, जैसे 5 एप्लीकेशन पे दे दिया 10 रुपए में से 2 अब अलॉटमेंट हो गया, तो इसका मतलब 3 रुपए और बचा। तो मैं ये मान लेता हूं कि कॉल पे फाइनली 3 रुपए और देने हैं मुझे। तो कंपनी क्या करेगी, 10 शेयर पे 3 रुपए के रेट से 30 रुपए कॉल्स एंड एडवांस के लिए रख लेगी कि भी आपकी कॉल हम एडवांस में रख लेते हैं। ये भी एडजस्ट हो गया। अब फाइनली जो पैसा मेरा फिर भी कुछ पैसा अगर बच जाता है, जैसे इसमें बच गया मेरा पैसा, नहीं बचता तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता। अगर इसके बाद भी बच जाता है तो वो रिफंड करना पड़ता है, जिसकी एंट्री हम ऊपर भी अभी देख रहे थे, और उसके लिए यहाँ पे लिख दिया जाता है टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे इसको 400 रुपीज। तो इस तरीके से एंट्री होती है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब बाकी जो है जब अलॉट कर दिए जाते हैं शेयर, तो साथ ही साथ कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट पे कुछ पैसा डिमांड करती है, उसको हम अलॉटमेंट मनी बोल देते हैं। अलॉटमेंट पे पैसा डिमांड करती है तो एंट्री करती है कंपनी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पता है कि जो हमारा शेयर होल्डर है हम उसी से पैसा मांग रहे हैं, इसलिए उसकी कैपिटल हमने अभी बढ़ा दी और उससे कहा अब आप अलॉटमेंट ड्यू कर दो। ये जो अलॉटमेंट डेबिट हुआ है इससे ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया है। जब पैसा दे देगा शेयर होल्डर तो हम एंट्री कर देंगे, कंपनी एंट्री कर देगी बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ही कैंसिल हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरीके से बस अब इसी टाइप से एंट्रीज होंगी कॉल्स के केस में भी। हालांकि कॉल्स के कुछ रूल्स होते हैं, इनको पढ़ लें। कंपनी जो कॉल करती है वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का एक तो महत्वपूर्ण प्रलेख होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम। ये कंपनी के अंदर के नियम होते हैं, तो इनमें लिखा रहता है कॉल्स वगैरह से रिलेटेड रूल्स। अगर मान लो किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं हो तो वो टेबल एफ अप्लाई कर सकती है। टेबल एफ जब अप्लाई होगा तो ये प्रोविजन लागू हो जाते हैं टेबल एफ के केस में। ए पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट elapse बिटवीन 2 कॉल्स। 2 कॉल अगर मंगाई जाए तो उनमें कम से कम 1 महीने का गैप जरूर रहना चाहिए। अमाउंट ऑफ कॉल, कॉल पे जो अमाउंट है वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए शेयर के फेस वैल्यू से। कम से कम 14 दिन का नोटिस देना चाहिए शेयर होल्डर्स को पैसा पे करने के लिए। कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे मंगाई जानी चाहिए। जो सेम क्लास के शेयर हैं, एक जैसे शेयर चाहे हमने किसी को भी दे रखे हो, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं हो, यूनिफॉर्म बेसिस पे सबसे एक साथ पैसा मंगाया जाए। इसके बाद जब कॉल ड्यू करते हैं तो इसकी एंट्री बिल्कुल अलॉटमेंट जैसे ही होती है, जैसे अलॉटमेंट पे बताई थी वही सारा प्रोसीजर है। शेयर कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब पैसा आ जाएगा तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। जो पैसा रिसीव्ड होता है ये उसकी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अमाउंट। कॉल सेनेरियर, अगर कोई शेयर होल्डर कॉल नहीं दे पाता है कोई, तो जो कॉल उसने नहीं दी है उसको कहते हैं कॉल सेनेरियर, बचे हुए कॉल। बचे हुए कॉल को अनपेड कॉल भी कहते हैं। जो अनपेड कॉल रहते हैं बाद में हो सकता है शेयर होल्डर पे कर दे। अगर शेयर होल्डर बाद में पे करता है तो कंपनी उससे ब्याज मांग सकती है। ब्याज जो मांगा जाएगा वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं बताया है कि ब्याज कितना लेना है तो उसके बारे में टेबल एफ में जो रेट दिया गया है वो अप्लाई हो जाएगा। और टेबल एफ का रेट है नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम, यानी कि डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि कितना रेट लेना है एरियर्स पे, लेकिन ये 10% से ज्यादा नहीं ले सकते हैं।
नेक्स्ट है कॉल्स एंड एरियर की जो एंट्री होगी, जब कोई कॉल नहीं आएगी जिस भी कॉल पे, तो उसकी एंट्री होती है कॉल्स एंड एरियर डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। इसको ऐसे समझें जैसे मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा अगर कोई दे देता तो हम एंट्री करते बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब वो अगर किसी ने नहीं दी तो हमको उसको कॉल्स एंड एरियर में अगर ट्रांसफर करना है तो एंट्री करेंगे कॉल्स एंड एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बाद में अगर ये पैसा आ जाता है कॉल्स एंड एरियर का, तो जब पैसा आएगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर। जितना पैसा एरियर का था वो यहाँ लिखा जाएगा और जो ब्याज मंगाया जाएगा उसके लिए एंट्री होगी टू इंटरेस्ट टू कॉल्स एंड एरियर। मान लो 10 रुपये हमारे किसी पे 500 रुपये एरियर के थे, तो जब 500 रुपये एरियर के आए उनकी एंट्री, प्लस मान लीजिए इन पर 50 रुपये हमने ब्याज भी ले लिया तो 550 रुपये आने की एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट देखेंगे कॉल्स एंड एडवांस। अब कॉल्स एंड एडवांस कॉल्स एंड एरियर के एकदम विपरीत होता है। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो समय से पैसा दे देते हैं, जल्दी पैसा दे देते हैं, समय से पहले पैसा दे देते हैं। जैसे किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया तो इसको कॉल्स एंड एडवांस कहते हैं। कॉल्स एंड एडवांस जब आ जाता है किसी शेयर होल्डर का तो उस पर कंपनी ब्याज दे सकती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट नहीं दिया है तो टेबल एफ में रेट दिया है इसका, कॉल्स एंड एडवांस पे कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा 12% दे सकती है, यानी कि ये रेट में लिखा है नॉट एक्सीडिंग, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम दे सकते हैं वो डायरेक्टर्स मीटिंग में तय कर सकते हैं। कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट जो होता है, जब तक ये पैसा एडवांस रहेगा कंपनी के पास तो ये कंपनी के पास एक करंट लायबिलिटी है और इसको कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी पार्ट जो होता है उसमें करंट लायबिलिटीज हेडिंग में और अदर करंट लायबिलिटी सब हेडिंग में दिखाया जाएगा। कॉल्स एंड एडवांस की जर्नल एंट्री जो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस, इस तरीके से एंट्री होगी जब कॉल्स एंड एडवांस का पैसा मिलता है। और बाद में जब कोई कॉल का समय आएगा तो उस समय पे एंट्री की जाती है कॉल्स एंड एडवांस डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल अकाउंट, यानी कि उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। कॉल्स एंड एडवांस पे अगर कोई इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है तो कंपनी एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर होल्डर्स को जब इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी कॉल्स एंड एडवांस की। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन।